तो दोस्तों आखिरकार हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने राज़वाला चैनल को सब्सक्राइब किया। खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट करते आए हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन हमें ऐसे ही और आगे बढ़ना है क्योंकि अब भी ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए यूनिक, मिस्टीरियस और क्रीपी कंटेंट लाता रहता हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं केस की तरफ। सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। डेनिस लॉयड मार्टिन। तारीख 14 जून 1969। जगह स्पेंसफील्ड, ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क। उम्र 6 साल। डेनिस मार्टिन अपने पिता विलियम मार्टिन, दादा क्लाइड मार्टिन और बड़े भाई डगलस जो 9 साल का था, इन लोगों के साथ ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में छुट्टियां मना रहा था। उन्होंने 13 जून की रात रसेल फील्ड शेल्टर में बिताई जो स्पेंसफील्ड से 2 मील दूर था। 14 जून को वो स्पेंसफील्ड के ऊंचे घास के मैदान में पहुंचे। विलियम और क्लाइड मार्टिन घास पे डेनिस और डगलस दोनों को लेकर बैठे थे। तभी वहां एक और फैमिली आई और उन्होंने पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इत्तेफाक की बात ये थी कि उस फैमिली का नाम भी मार्टिन ही था। जल्द ही दोनों मार्टिन फैमिलीज एक साथ बैठकर समय बिताने लगे और दोनों लड़के भी दूसरे मार्टिन लड़कों के साथ मिलकर खेलने लगे। बच्चे मजे से छुपन छुपाई खेलने लगे थे। डेनिस को आखिरी बार इस मैदान के टेनेसी वाले हिस्से में जाता देखा गया था। वो क्लाइड और विलियम जहां बैठे थे उनसे 50 फीट दूर था। 2 से 5 मिनट के बाद जब डेनिस दिखाई नहीं दिया तो मिस्टर मार्टिन को उसको लेकर चिंता हुई और उन्होंने उसे पुकारना शुरू किया, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लाइड मार्टिन भी अब विलियम के साथ मिलकर लड़के को ढूंढने लगे थे। वो दोपहर 3:30 बजे का समय था जब विलियम मार्टिन की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। अगले कई घंटों तक मार्टिन्स, रेंजर्स, वॉलंटियर्स और दूसरे कई लोगों ने आसपास के सारे पेड़ों में डेनिस की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। डेनिस मार्टिन ऑफिशियली लापता हो गया था। उसी दिन करीब 4:30 से 5:30 बजे के बीच इस जगह से करीब 7 मील दूर हेरल्ड की फैमिली इलाके में भालू को देखने आती है। की फैमिली मार्टिन के गायब होने की जगह से काफ़ी नीचे की तरफ थे। की फैमिली ने रेंजर्स को पूछा कि उन्हें भालू किस तरफ देखने को मिलेंगे। इस पर रेंजर ने उन्हें रोवंस नदी के पास जाने को कहा। उन लोगों ने अपनी कार पार्क की और करीब आधे मील ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने एक भयानक चीख सुनी। 200 यार्ड्स और चढ़ने के बाद मिस्टर की के लड़के ने कहा उसने भालू की आवाज़ सुनी है, लेकिन जब वो लोग और आगे बढ़े तो ये साफ हो गया वो कोई भालू नहीं, कोई आदमी था। इस पॉइंट पर मिस्टर की को मालूम नहीं था कि इस इलाके में कोई बच्चा लापता हुआ है। 2 दिनों बाद जब उन्होंने अखबारों में डेनिस मार्टिन की गुमशुदगी की कहानी पढ़ी, तब जाकर उन्होंने FBI से कांटेक्ट किया और उन्हें जानकारी दी। करीब 8 बजे इस पार्क में जोरदार बारिश हुई जिसने खोजबीन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उस रात करीब 2.5 इंच बारिश हुई और ये बारिश लगातार 2 हफ्तों तक चलती रही। द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में नेशनल पार्क सर्विसेज के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन में से एक शुरू हुई। 15 जून संडे के दिन NPS के रेंजर्स ने स्पेंसफील्ड से निकलने वाले सारे पानी के ड्रेनेज को छान मारा। 30 बॉय स्काउट्स, 51 रेंजर स्टूडेंट्स जो यहाँ फील्ड ट्रिप पर आए थे
उनके साथ इस तलाश में शामिल हुए। विजिटर प्रोटेक्शन के चीफ टोनी स्टार्क से स्पेंसफील्ड में सामान और लोगों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की गुजारिश की गई, जिसे उन्होंने अप्रूव कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना के कई सारे रेस्क्यू स्क्वाड से कांटेक्ट किया गया और वो भी मदद करने आगे आए। एयरफोर्स से 2 हेलीकॉप्टर मंगवाए गए। फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया के आर्मी हेडक्वार्टर से 40 स्पेशल फोर्सेस आई और ये सब कुछ डेनिस के गायब होने के महज 24 घंटों के अंदर ही हो गया था। उसी हफ्ते में 40 और स्पेशल फोर्सेस आई। एनपीएस यानी नेशनल पार्क सर्विसेज की मैंने दर्जनों केसेस को देखा है, लेकिन मुझे इतना फास्ट रिस्पांस किसी और केस में नहीं मिला और ऐसे कम ही केसेस होंगे जहां इतने बड़े पैमाने पर खोज की गई हो। लेकिन ऐसे भी लगता है कि किसी को पहले से मालूम था कि ये खोजबीन आसान नहीं होने वाली है, बल्कि ये एनपीएस के इतिहास की सबसे कठिन खोजों में से एक होने वाली थी। आमतौर पर ऐसे मामलों के लिए स्पेशल फोर्सेस को नहीं भेजा जाता, लेकिन इस केस में 2 बार इसका भेजा जाना काफ़ी अजीब है। जैसे आर्मी इसके बारे में कुछ जानती हो, लेकिन इसे बताना नहीं चाहती हो। 16 जून मंडे के दिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खोजबीन शुरू की गई। रेस्क्यू स्क्वाड्स की अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई और उन्हें इलाके में बांट दिया गया। टेनेसी एयर नेशनल गार्ड्स ने 17 आदमियों को केट्सको के इलाके में भेजा। कई सारे मिलिट्री के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया। केट्सको में एक हेलीपोर्ट बनाया गया, जिससे एयर सपोर्ट में आने वाले हेलीकॉप्टर्स को उतरने के लिए जगह दी जा सके। 16 जून तक 300 एनपीएस रेस्क्यू स्क्वाड, नेशनल गार्ड्स, वॉलंटियर्स और स्टूडेंट फॉरेस्टर्स खोजबीन में लगे हुए थे। अगले 4 दिनों तक और ज़्यादा जोरों पर तलाश की गई और पब्लिक का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ चुका था। 20 जून आते आते खोजियों की संख्या 800 हो गई थी, जबकि 21 जून को यह संख्या बढ़कर 1400 हो गई। स्पेंसफील्ड का ये इलाका इंसानों से भर गया था। एक एक इंच जगह को छान मारा गया। आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के लोग ट्रैक्स, टूटी हुई लकड़ियों या किसी भी तरह के दूसरे निशानों के पीछे लगे हुए थे। इस पॉइंट पर चीफ रेंजर ने मीडिया से कांटेक्ट किया कि वो पब्लिक को बताए कि खोजबीन में अब और लोगों की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से खोजियों की संख्या कम होती गई। 24 जून को एनपीएस की एफबीआई स्पेशल एजेंट जिम रिक से मीटिंग हुई। डेनिस मार्टिन के गायब होने की परिस्थितियों के बारे में स्पेशल एजेंट को समझाया गया। ये बात साफ नहीं हुई कि एफबीआई को किसने बुलाया था। इस मीटिंग में क्या बातें हुई इसके बारे में पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया और ना ही इसका कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक किया गया, बल्कि एनपीएस की रिपोर्ट में इस केस को लेकर एफबीआई के अलावा पूरी जानकारी है। 27 जून को विलियम मार्टिन के एक पड़ोसी मिस्टर एड क्रैबट्री ने टेनेसी के सेनेटर को 300 फेडरल ट्रूप्स भेजने की मांग की। कोस्ट गार्ड ने फोंटाना लेक में छानबीन के लिए 2 बोट्स को लगाया। हालांकि ये झील पार्क की बाउंड्री के बाहर मीलों दूर थी। 29 जून को करीब शाम 5 बजे मार्टिन्स, एनपीएस रेंजर्स और एफबीआई की मीटिंग हुई। एनपीएस ने सवाल उठाया कि अब खोजबीन किस दिशा में की जाए। एफबीआई ने कहा कि जब तक किसी तरह की किडनैपिंग के सबूत नहीं मिल जाते, एफबीआई फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वो हालात पर नज़र रखने के लिए यहाँ एक स्पेशल एजेंट छोड़ देंगे। वो एजेंट थे जिम रिक। एनपीएस ने मार्टिन्स को बताया कि वो आगे भी 30 से 60 या 90 दिनों तक 3 बेस्ट पार्क सर्विसेज के आदमियों के जरिए खोज करते रहेंगे। व्हाइट मिक कार्टर उन्हीं में से एक थे। करीब 6 बजे राहत और बचाव के इस ऑपरेशन को स्पेंसफील्ड पर ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इस खोज में टोटल 13,240 घंटे लगे थे और 200 घंटों तक हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते रहे थे। मिस्टर मार्टिन ने अपनी आर्किटेक्चरल कंपनी से हफ्तों की छुट्टी ली ताकि वो अपने बेटे को खोज सके। वो आदमी अपने लड़के को खोजने के लिए अडिग था। उसे जितना दुख महसूस हो रहा होगा उसकी कल्पना करना ही किसी की भी आंखें नम करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने खोजबीन के दौरान और उसके बाद भी कई इंटरव्यूज़ दिए। उन्हें पूरा यकीन था कि डेनिस का अपहरण हुआ था।
लेकिन वो एफबीआई को इस बात के लिए नहीं मना सके। ये काफ़ी अजीब था। एफबीआई इस केस पर नज़र बनाए हुए थी, लेकिन ऑफिशियली वो इसमें खोजबीन नहीं कर रही थी। इस केस के दौरान मीडिया काफ़ी एक्टिव थी और वो लगातार एनपीएस और एफबीआई के इंटरव्यूज़ लेकर अखबारों में छाप रहे थे। एक ऐसा ही दिलचस्प इंटरव्यू उन्होंने मिस्टर हेरोल्ड की का लिया, जो कार्थेज टेनेसी के रहने वाले थे और जिन्होंने पार्क में किसी को अकेले देखने की बात बताई थी। अखबारों के मुताबिक मिस्टर की इस खोज में वॉलंटियर करने पार्क में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में ही एफबीआई के एजेंट जिम रिक ने पकड़ लिया। मिस्टर की ने बताया कि एजेंट ने उनसे कुछ बातें पूछी थी और ये सब पार्क के बाहर हुआ था। मिस्टर की ने यह बताया कि उन्होंने पार्क के लोगों को बताया था कि उन्होंने जिस दिन डेनिस गायब हुआ था किसी को देखा था, लेकिन उस दिन वो नहीं जानते थे कि कोई पार्क से लापता हुआ है। लेकिन एनपीएस ने उस जगह पर यह कहते हुए खोज नहीं की कि वो जगह डेनिस के गायब होने की जगह से काफी दूर थी। व्हाइट मिक कार्टर, जो एनपीएस के रेंजर थे और खोजबीन में जिनका बहुत सहयोग था, उन्होंने कई सालों बाद इंटरव्यू दिया। मिक कार्टर का कहना था कि सी ब्रांच डेनिस के गायब होने की जगह से नीचे की तरफ है और कोई फिजिकली फिट आदमी छोटे से लड़के को उठाकर इस जगह से वहां तक आराम से जा सकता है। और जो दिल दहला देने वाली चीख सुनी गई थी, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी मिक कार्टर से मिल चुका हूं और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 17 जुलाई 1969 को ईएसपी रिसर्च एसोसिएट्स, जो लिटिल रॉक आर्कांसो से थे, की तरफ से लेटर आता है। ये पत्र हेरोल्ड शेरमन ने लिखा था, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। मिस्टर शेरमन उस जमाने में कई किताबें लिख चुके थे और उनकी किताबों में लिखी गई कई सारी बातें सही भी साबित हुई थी। ये लेटर काफ़ी लंबा चौड़ा था। इस केस के डॉक्यूमेंट्स के साथ इस लेटर को भी रिलीज़ किया गया था। इस लेटर के आखिरी 3 पैराग्राफ मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस इलाके में किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसकी शख्सियत सवालों के घेरे में हो, जो इस वीराने में कैंपिंग कर रहा हो, जैसे कोई जिसने यहाँ अड्डा जमाया हो सकता है ऐसे किसी आदमी का इस लड़के की गुमशुदगी से कोई संबंध ना हो, लेकिन मुझे लगता है कोई हवसी पागल आदमी का वजूद जरूर है जिसने लड़के को उठा लिया होगा। मैं और ज्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग इस भयावह फीलिंग को नकारने की कोशिश कर रहा है। मैं देख सकता हूँ कि कोई लाल चीज को उठाकर या शायद घसीट कर ले जा रहा है कि इस इलाके में कोई गुफाएं हैं, ऐसी गुफा जिसमें से या उसके आसपास से पानी बहता हो। मेरा मन जब भी मुझे किसी चीज का आभास कराता है मैं दुखी हो जाता हूँ, लेकिन डेनिस के बारे में जब भी मुझे कोई आभास होता है मेरा मन विचलित हो जाता है। उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा और ये सब बहुत जल्दी हुआ है। वो रो भी नहीं पाया, ऐसे लगता है किसी बड़ी चीज से वो टकरा कर गिर गया हो। ये इलाका बहुत बीहड़ है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि डेनिस जब गायब हुआ उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी और जहां हेरोल्ड की ने अजीब आदमी को देखा उस इलाके में कई सारी माइंस यानी खाने थी। 21 जुलाई 1969 को नॉक्सविल जर्नल में एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में हेरोल्ड की का इंटरव्यू था। इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जो ऑफिशियल रिपोर्ट से गायब थी। की ने कहा उनका परिवार केट्स को, जो डेनिस मार्टिन के गायब होने वाली जगह से नीचे की तरफ है, उस जगह वहां भालू देखने गए थे। उन्होंने अपनी कार को पार्क किया और हाइकिंग करते हुए आगे बढ़े। की ने कहा मेरी वाइफ और बेटी हमारे साथ ज्यादा आगे नहीं गए थे। हम करीब आधे मील तक गए थे कि तभी हमने एक भयानक चीख सुनी। वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई मुसीबत में हो। वहां एक नाला बह रहा था। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे मेरे एक लड़के ने कहा, वो देखो डैडी, वहां एक भालू है। मैंने उस तरफ देखा, वो भालू नहीं था, वो आदमी था। मैं उसे सही से नहीं देख पाया
क्योंकि वो झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा था। आगे आर्टिकल में की ने उस चीख के बारे में विस्तार से बताया। उनके मुताबिक वो चीख एक लंबी, जोरदार और दर्द से भरी हुई थी। 20 साल तक कानून के लिए काम करने के बाद मैं इस बात को जानने में उत्सुक हूं कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से एफबीआई ने मिस्टर की का इंटरव्यू पार्क से काफी दूर लिया। लेकिन ऐसे लगता है इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। मैंने एफबीआई में इस इंटरव्यू के बारे में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपील की थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जवाब देने से मना कर दिया। मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके बारे में एनपीएस इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। ये बात भी काफी अजीब है कि मिस्टर की के लड़के को वो आदमी एक भालू लगा था। एक आदमी और एक भालू में बहुत फर्क होता है। कोई किसी आदमी को भालू समझने की गलती कैसे कर सकता है? हाँ, ये मुमकिन है कि उस आदमी के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल हो या फिर उसने फर वाली कोट पहनी हो। एनपीएस के डॉक्यूमेंट्स में सजेशंस वाले सेक्शन में एक पैराग्राफ लिखा है। 26 जून को कार्सन ब्रीवर, जो नॉक्सविल न्यूज सेंटिनल से थे, उन्हें एक महिला ने बताया कि लड़के की तलाश पेड़ों के अंदर या उसके ऊपर करनी चाहिए। जमीन पर उसकी खोज करना बेकार है। इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिली है। मिस्टर मार्टिन एफबीआई और एनपीएस से काफी खफा थे क्योंकि ये एजेंसीज उन्हें पूरे फैक्ट्स नहीं बता रही थी। उन्हें मिस्टर की के इंटरव्यू के बारे में भी नहीं बताया गया। वो बाद में मिस्टर की से मिले और उनसे पूरी कहानी सुनी। मिस्टर मार्टिन को ऐसा लगने लगा था कि एनपीएस और एफबीआई प्रेस को भी गलत जानकारी दे रहे थे। 2011 की गर्मियों में मैं ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के टेनेसी वाले हिस्से में एक स्पेशल ट्रिप पर गया। मैं यहाँ उस जगह को देखने आया था जहाँ ये सारे घटनाक्रम हुए थे और इस केस से जुड़े लोगों का भी मैंने इंटरव्यू किया। अगस्त 2011 संडे के दिन मैं मार्टिन के घर नॉक्सविल पहुंचा। ये वही जगह थी जो 1969 के वांटेड पोस्टर में लिखी गई थी। इतने सालों में न वो लोग इस जगह से गए थे और ना ही उन्होंने अपना नंबर बदला था। एक और इन्वेस्टिगेटर के साथ मैंने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी और जो शख्स बाहर आया मैं उसे पहचान गया। ये मिस्टर मार्टिन थे। वो अब भी काफी अच्छी फिजिकल कंडीशन में थे और उन्हें पहचाना जा सकता था। मैंने मिस्टर मार्टिन को बताया कि मैं एक रिसर्चर और राइटर हूँ और उनके बेटे के केस के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कैलिफोर्निया से इतनी दूर यहाँ आया हूँ और मैं बस चंद सवाल करना चाहता हूँ। इस पे उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर पोर्च में आ गए। मैंने मिस्टर मार्टिन से पूछा कि स्पेंस फील्ड पर जहाँ से उनका बेटा गायब हुआ था वो कितनी दूर थे। उन्होंने कहा वो जहाँ बैठे थे अगर वो वहां से पत्थर फेंकते तो वो जाकर उनके बेटे को लगता। वो 50 फीट से ज्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उसने चमकदार लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। ये शर्ट भी कभी नहीं मिली। मैंने उनसे पूछा कि क्या डेनिस के भाई डग ने कोई अजीब बात या कोई आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। मिस्टर मार्टिन ने यह भी बताया कि मिस्टर की से मिलने के बाद वो काफी परेशान हो गए थे और वो एक एनपीएस ऑफिसर को लेकर उस इलाके में भी छानबीन करने गए थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि डेनिस के लापता होने वाली जगह से यहाँ तक उतने समय में पहुंचा जा सकता था जितने समय में मिस्टर की को वो आदमी दिखा था। मैंने मिस्टर मार्टिन से कहा कि वो क्या बातें हैं जो उन्होंने मिस्टर की से सुनी लेकिन किसी अखबार ने उसे नहीं छापा। इस पर उन्होंने कहा कि मिस्टर की का मानना था कि उस दिन उन्होंने एक डार्क फिगर आदमी को देखा जो किसी चीज को अपने कंधे पर उठाए चल रहा था। ये बात सुन के मैं सन्न रह गया। मैंने दोबारा से मिस्टर मार्टिन को इस बात को दोहराने को कहा। अगर मिस्टर की ने किसी आदमी को कोई चीज अपने कंधे पर ले जाते हुए देखा था तो किसी भी एनपीएस रिपोर्ट या किसी अखबार ने इस कहानी को क्यों नहीं लिखा था।
मैंने मिस्टर मार्टिन से इसके बारे में भी पूछा कि एनपीएस पे आपको कितना भरोसा है, तो उन्होंने बताया कि कभी-कभी तो एनपीएस पूरी जानकारी देती थी, लेकिन कई बार वो मिस्टर मार्टिन से बातें छुपाया करते थे। मुझे लगा मिस्टर मार्टिन कुछ और बात भी छुपा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, कोई और बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? इस पर वो काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम जिम रिक को जानते हो? मैंने कहा, हाँ, वो लीड एफबीआई एजेंट थे इस केस पर। मिस्टर मार्टिन ने कहा, तुम ये जानते हो कि उसने सुसाइड कर लिया था? मैं इस बात को सुनकर दंग रह गया। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है इसका लापता बच्चों से कोई कनेक्शन है? उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। मिस्टर मार्टिन से मिलने के बाद मैं कई हफ्तों तक अपनी नोट्स को रिव्यू करता रहा। मैं इस बात को समझने में असमर्थ था कि आखिर एनपीएस और एफबीआई मिस्टर मार्टिन से बातें क्यों छुपा रहे थे। डेनिस की गुमशुदगी में ऐसा क्या था जिससे फेडरल गवर्नमेंट बाहर नहीं लाना चाहती थी? वो की फैमिली ने उस दिन जो देखा था इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहे थे। मिस्टर मार्टिन ने उस दिन मुझे जो भी बताया वो किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आखिर क्यों नहीं लिखा था। मिस्टर मार्टिन से मैंने पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उसका अपहरण किया गया था। उन्होंने कहा, यह मुमकिन ही नहीं था कि वो खुद से इतनी दूर निकल जाए कि वो लोग उसे ढूंढ ना सके। मैंने इतने सालों में दर्जनों लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत हार्ड था। मिस्टर मार्टिन की आंखें नम थी, लेकिन वो अब भी उम्मीद के सहारे जी रहे थे। उनका ये हौसला देखकर मेरी भी आंखें भर आई। इसलिए मैंने और ज्यादा सवाल ना करते हुए उनसे विदा ली। जितना मैं इस केस के बारे में खोजता गया, उतने ही नए सवाल मेरे सामने आते गए। अक्टूबर 2011 तक मेरे पास और कई सारे सवाल जमा हो चुके थे, इसलिए मैंने दोबारा पार्क में जाने की सोची। इस बार मैंने रिटायर्ड एनपीएस रेंजर व्हाइट मिककार्टर का इंटरव्यू लिया, जो इस केस में लीड इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे और जिन्होंने लॉस्ट अ रेंजर जर्नल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू नाम की किताब लिखी है। जब हम व्हाइट के घर के पास पहुंचे, वो अपनी कार को साफ कर रहे थे। मैंने अपना परिचय देकर उनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांगी और वो राजी हो गए। मैंने व्हाइट को बताया कि हम डेनिस मार्टिन के पिता से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें काफी जानकारी दी है, लेकिन मैं व्हाइट से की फैमिली ने जो रोवंस क्रीक में देखा उसके बारे में जानना चाहता था। व्हाइट ने कहा, यह बिल्कुल मुमकिन है कि कोई शख्स उस दोनों जगह के बीच किसी बच्चे को अपने कांधे पर डालकर आराम से चल सकता था। मैंने व्हाइट से पूछा कि एफबीआई और एनपीएस इस बात को क्यों छुपा रहे थे। इस पे उन्होंने कहा कि एफबीआई ने एनपीएस से कहा था कि ये कहानी केस में कोई मायने नहीं रखती, इसलिए इसे केस की फाइल्स में ना डाला जाए। फिर मैंने व्हाइट से पूछा कि कीस फैमिली ने जो चीख सुनी थी उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है ये डेनिस की ही चीख हो। इस पर मैंने कहा, लेकिन उन्होंने जितनी जोर की चीख सुनी थी वो किसी छोटे बच्चे की नहीं हो सकती। इस पे व्हाइट चुप रहे। मैंने व्हाइट से पूछा कि जब डेनिस मार्टिन गायब हुआ, क्या रेंजर्स के पास हथियार थे? उन्होंने कहा, नहीं। दरअसल ज्यादातर रेंजर्स के पास हथियार 1970 के बाद दिए गए। मैंने मिलिट्री के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये काफी अजीब था कि मिलिट्री ऐसे केस में मदद करने आई, लेकिन वो मिलिट्री थी तो वो ज्यादा सवाल नहीं कर सकते थे। हालांकि नेशनल गार्ड्स ने पहले भी लापता लोगों को ढूंढने में मदद की थी, लेकिन वो पहली बार हथियारों के साथ आए थे। व्हाइट ने यह भी बताया कि मिलिट्री स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स अपने बूते पर ही खोज कर रहे थे और उनका एनपीएस के साथ कोई तालमेल नहीं था। मैंने व्हाइट से पूछा कि कीस के बच्चों ने एक आदमी को भालू कैसे समझ लिया था। ये सवाल को सुनकर व्हाइट थोड़े हिचकिचाए और फिर पार्क की तरफ नजर दौड़ाकर बोले, जंगली आदमी। उनके मुताबिक वो एक से ज्यादा थे। वो लोग घने बालों वाले, मैले होते थे और एक आदमी के पास
तो भालू की खाल भी है जो वो अक्सर पहना करता है। हालांकि वाइट बड़े देखभाल की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ था कि वो लोग जंगलों में, पार्क के अंदर और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं। जंगली आदमियों से उनका मतलब था ऐसे लोग जो सिविलाइजेशन को छोड़कर जंगलों में रह रहे हैं और उनका कांटेक्ट इंसानों से नहीं है। ऐसे में वो अपने नाम की ही तरह जंगली है। ये पहली बार था कि मैंने ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में जंगली आदमियों का नाम सुना था। मैंने वाइट से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि डेनिस को इन्हीं में से किसी जंगली आदमी ने उठा लिया हो। इस पे उन्होंने कहा कि वो यकीन से नहीं कह सकते। केस समरी। डेनिस मार्टिन का ये केस कोई सीधा सा लापता बच्चे का मामला नहीं है। इसमें कई पेच है, इसलिए कहानी को एक बार पॉइंट्स में रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स बस 50 फीट दूर थे, वो अचानक ही ऊंचे मैदान से गायब हो जाता है। खोजकर्ता पूरे पार्क में हफ्तों तक खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। 80 हथियारबंद स्पेशल फोर्स के अफसर खोज में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरी फैमिली को एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। कोई डार्क सी फिगर जो किसी आदमी से मिलती जुलती होती है, वो अपने कंधे पर किसी चीज को उठाए हुए जंगलों में दौड़ती है। एक भविष्यवक्ता बताता है कि उसने एक बच्चे को किसी गुफा में किसी जगह देखा था। एक दूसरी भविष्यवक्ता बताती है कि उसने लड़के को पेड़ के ऊपर देखा है। लड़के का कोई सुराग नहीं मिलता। इस पार्क या उसके आसपास 11 लोग अजीबोगरीब हालात में गायब हो जाते हैं। जो एफबीआई एजेंट इस केस पर काम कर रहा था, वो आगे जाकर खुदकुशी कर लेता है। तो ये था पूरा केस, लेकिन इसके बाद भी हम नहीं जानते कि डेनिस मार्टिन का क्या हुआ। हम बस मार्टिन के परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक रियल केस जिसमें एक बच्चा अजीब हालात में गायब हो गया। उम्मीद है आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस केस के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। एक बार फिर राजवाला चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए लापता लोगों के सच्चे केसेस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।